श्रीमती मिश्रा अपने बेटे अमर और बहू सीमा के साथ यूपी के बदायूं शहर में रहती थी। उनका ये छोटा सा परिवार बहुत सुख और शांति से रहा करता। उन लोगों को ज्यादातर लोगों से मिलना पसंद नहीं था, वो अपने में ही रहा करती। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। ये दिसंबर के शुरुआती दिन थे। अरे ओ बहू, जल्दी से गर्मा गर्म चाय पिला दे, बहुत ठंड लग रही है। मम्मी जी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने चाय पी थी। अरे ठंड में तो चाय ही काम आती है, जाओ तुम एक कप चाय और ले आओ। सीमा चाय बनाने चली जाती है और चाय बनाते हुए वो सोचती है, खुद तो चाय पर चाय पिए जा रही हैं और मुझे ठंड में ठंडे पानी से बर्तन भी धोने पड़ेंगे। सीमा चाय बनाकर अपनी सास को दे आती है और फिर ठंडे पानी से बर्तन धोकर कांपती हुई बाहर आती है। सीमा, तुम्हें क्या हुआ? इतनी ठंड क्यों लग रही है तुम्हें? जाओ एक कप चाय बना लाओ मेरे लिए। हाँ पर माँ जी, दोनों बस चाय ही मांगते रहते हो, ये नहीं देखते कि बर्तन भी धोने पड़ते हैं और वो भी ठंडे पानी से। तुम फिक्र मत करो, इस बार बर्तन मैं धो दूंगा। अमर और सीमा बातें कर रहे होते हैं कि तभी उनकी माँ आ जाती है। अरे हाँ, अब मेरे बेटे से बर्तन धुलवाएगी ये लड़की। मम्मी जी, मैंने नहीं कहा अमर से कि वो बर्तन धोए। आप दोनों झगड़ा मत करो, मैं बर्तन खुद धोना चाहता हूँ। ये बातें हो ही रही थी कि तभी बाहर से एक गाड़ी की आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? अमर जरा देख तो बाहर कैसी आवाज आई है। अभी देखता हूँ कहाँ से आवाज आ रही है। अमर बाहर जाकर देखता है तो उनके पड़ोस में जो घर कई सालों से खाली होता है, उसमें रहने के लिए लोग आ रहे होते हैं। उन्हीं का सामान लेकर गाड़ी आई होती है। तभी अमर पूछता है, आप लोग इस घर में रहने आए हैं? नहीं नहीं साहब, हम तो बस सामान रखने आए हैं, रहने के लिए तो यहाँ एक मैडम आएंगी। अच्छा ठीक है। अमर अंदर आ जाता है और अपनी माँ को बताता है, मम्मी वो घर था ना, उसमें कुछ लोग रहने आ रहे हैं, उन्हीं का सामान आया है। अच्छा, वो घर तो सालों से बंद है। अब घर में जब से श्रीमती चोपड़ा उसे बेच कर गई है, कोई नहीं आया है। श्रीमती चोपड़ा भी बहुत अच्छी औरत थी। हाँ बहू, ये तो तू सही कह रही है। फिर दूसरे दिन उनके पड़ोस में मिस शिल्पी नाम की एक औरत रहने आती है। मिस शिल्पी एक हंसमुख और मिलजुल कर रहने वाली औरत थी। वो अपने घर आते ही सबसे पहले श्रीमती मिश्रा के घर आती है। हेलो जी, मेरा नाम शिल्पी है और मैं आपकी पड़ोसन। हेलो आंटी, मैं सीमा हूँ, इस घर की बहू। बहू कौन है दरवाजे पर? श्रीमती मिश्रा अपनी बहू से अंदर से ही पूछती है। वो मम्मी जी, पड़ोस में रहने के लिए जो लोग आए हैं ना, उन्हीं के घर से आए हैं। ये सुनकर श्रीमती मिश्रा अपने दरवाजे पर ही आ जाती है। हेलो जी, हेलो, मैं आपकी नई पड़ोसन। हेलो जी, मैं श्रीमती मिश्रा, ये घर मेरा ही है और ये है मेरी बहू सीमा। अरे आप तो अंदर आने के लिए भी नहीं कह रही हैं। आपके यहाँ पड़ोसी को अंदर नहीं बुलाया जाता क्या? ये सुनकर सीमा अपने मन में सोचती है, अरे मेरी सास तो मेहमानों को भी अंदर न बुलाए, पड़ोसी को तो दूर की बात है। ना चाहते हुए भी श्रीमती मिश्रा को शिल्पी को अंदर आने के लिए बोलना पड़ता है। आओ ना बहन, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? शिल्पा तो अंदर आना ही चाहती थी। फिर वो अंदर आ जाती है और आते ही सीमा से बोलती है, अरे अंदर आ ही गई हूँ तो बेटा एक कप चाय मिल जाएगी, तो बाहर बहुत ठंड है, मजा आ जाए। जी आंटी जी, अभी लेकर आई। और बहन, आपके घर में कौन कौन रहता है? हमारा तो छोटा सा परिवार है, मैं, मेरी बहू और मेरा बेटा, हम 3 लोग ही रहते हैं। आप बताइए आपके घर में कौन कौन है? मेरा बेटा मिलिट्री में है, इसीलिए उसका ट्रांसफर नए नए शहरों में हो जाता है और वो बहू और बच्चों को भी साथ ले जाता है। और रही अकेली मैं शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसीलिए मेरा बेटा मुझे यहीं फ्लैट रेंट पर दिलवा कर गया है। तभी सीमा चाय लेकर आ जाती है। ये लीजिए आंटी जी, आ गई आपकी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। सीमा चाय के साथ नमकीन और नमक पारे भी ले आती है। ये देखकर उसकी सास उसे आंखें दिखाती है, पर वो समझ नहीं पाती कि उसकी सास उसे आंखें क्यों दिखा रही थी। पर फिर शिल्पी वहाँ से चली जाती है। तभी श्रीमती मिश्रा बोलती है, अरे तुम्हारी क्या चाची लगती थी जो तुम उसे चाय के साथ नमक पारे भी खिला रही हो? ऐसे नए लोगों को ज्यादा मुँह नहीं लगाते बहू, पता नहीं कैसी होगी, अभी नई आई है मोहल्ले में। मम्मी जी, बाहर बहुत ठंड है और एक कप चाय पिला देंगे तो वो रोज तो नहीं आ जाएंगी ना हमारे घर? सीमा और श्रीमती मिश्रा बातें कर रहे थे। तभी शिल्पी वापस आ जाती है। अरे सीमा बेटा, नमक पारे कहाँ से मंगवाए थे? बहुत अच्छे थे। और बहन जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। जी आंटी, वो तो हमने घर पर ही बनाए हैं, मैं आपको थोड़ी और नमक पारे ला कर देती हूँ। हाँ बहन, बोलो क्या बात है? वो बहन जी, मेरे घर के नल में जो है ना, थोड़ी खराबी हो गई है, तो आपके घर से मुझे थोड़ा पानी मिल जाएगा? देखिए, पानी तो मुझे पता नहीं कैसे और कहाँ से देना होगा। मेरा बेटा आ जाएगा शाम को, मैं उससे पूछ कर आपको बताती हूँ कि हम आपको पानी दे पाएंगे या नहीं। जब तक आपको पानी चाहिए हो तो आप हमारे घर से ही ले जाना। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद। शिल्पी वहाँ से चली जाती है और फिर शाम को अमर आता है और श्रीमती मिश्रा अमर को सब बातें बताती है और अमर बोलता है, माँ
तुम खुद देख लो पानी देना या नहीं देना। आपको तो पता है ना, शिल्पी आंटी अभी नहीं आई है, कोई जानता भी नहीं उन्हें। आप देख लो फिर कुछ करना। अब वो लोग शिल्पी को पानी दे देते हैं और शिल्पी का अब रोज का हो गया था। वो जब मन करता श्रीमती मिश्रा के यहाँ आ जाती, कभी चाय पीती तो कभी चीनी मांगती, कभी खाना खाने आ जाती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन श्रीमती मिश्रा के यहाँ गेस्ट आने वाले होते हैं। सीमा बहू, आज शाम को मेरा भतीजा और उसकी पत्नी डिनर के लिए आ रहे हैं, सारी तैयारी कर लेना। ठीक है मम्मी जी। वैसे शाम को बनेगा क्या मम्मी जी? आप बता दीजिए, मैं बाजार से मंगवा लेती हूँ। बहू, भतीजे के लिए तो मटर पनीर बना लेना, और उसकी पत्नी जो है वो बंगाली है तो कोई बंगाली डिश बना दे। मम्मी जी, बंगाली लोग तो फिश करी खाना पसंद करते हैं और मुझे फिश करी बनानी नहीं आती। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ शिल्पी आ जाती है और बोलती है, अरे बहू, तू फिक्र क्यों कर रही है? फिश करी मुझे बहुत अच्छी बनानी आती है, मैं बना देती हूँ। शिल्पी फिश करी बनाने के लिए किचन की ओर जाने लगती है। तभी सीमा उसके हाथ में देखती है तो वो हाथ बहुत गंदे थे और वो शिल्पी को रोकने लगती है। अरे नहीं नहीं आंटी जी, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे सीमा, बनाने दे शिल्पी को, जब उसे अच्छे से बनाना आता है तो वो बना देगी। सीमा अपनी सास को किचन से बाहर ले जाती है और बोलती है, अरे मम्मी जी, आपने शिल्पी आंटी के हाथ देखे, कितने गंदे थे, पता नहीं क्या लगा था उनके हाथों पर, और आप उन्हें रोक लीजिए, मैं तो ऐसा खाना नहीं खाऊंगी। अरे तो ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी ना, मैं उसे रोक लेती हूँ। ऐसा बोलकर श्रीमती मिश्रा शिल्पी को रोकने के लिए किचन में जाती है। अरे शिल्पी, तेरे हाथों में ये नीला नीला क्या लगा है? खाना बनाने से पहले हाथ तो धो लेती तू रहने दे, बहू कर लेगी। अरे ये नीला नीला नील है, जो मैं कपड़े धो रही थी ना तो लग गया, और फिश करी तो तैयार होने वाली है, ज्यादा कुछ नहीं बचा। हाँ, तो अब बहू संभाल लेगी, तुम अपने घर चली जाओ, हमारे गेस्ट भी आने वाले हैं, तो तुम प्लीज यहाँ मत आना जब तक गैस चले न जाए। जब देखो मुंह उठाकर हमारे घर ही आ जाती हो। श्रीमती मिश्रा की बात को सुनकर शिल्पी को बुरा लगता है और वो रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है और फिर वो वहाँ नहीं आती। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और सीमा अपनी सास को कहती है, मम्मी जी, आपने शिल्पी आंटी को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो भले ही बहुत बोलती है पर दिल की अच्छी है। इतने से ही दिनों में वो अपनी सी लगने लगी। मम्मी जी, आपको एक बार जाना चाहिए उनके घर। हाँ मम्मी जी, सीमा सही बोल रही है, शिल्पी आंटी के घर एक बार आपको जाना चाहिए। श्रीमती मिश्रा शिल्पी के घर जाती है। अरे शिल्पी, कहाँ है? देख, मैं तेरे लिए नमक पारे लाई हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे नमक पारे, बाद में तुम इसके भी ताने दोगी। अरे शिल्पी, मुझे माफ कर दे, उस दिन ना जाने मैं गुस्से में क्या क्या बोल गई। अरे नहीं नहीं, तुम माफी मत मांगो, गलती मेरी है कि मैंने पड़ोसियों को अपना समझा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है शिल्पी, तू तो मुझे अपनी बहन मानती है ना, माफ नहीं करेगी? कम ही दिनों में तुझसे रिश्ता सा जुड़ गया है। शिल्पी श्रीमती मिश्रा को माफ कर देती है और फिर दोनों गले लग जाती हैं। सुरभि अपनी माँ रेखा के साथ एक छोटे से शहर में रहा करती थी। जब से उसके पिता का देहांत हुआ था, उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी, क्योंकि सुरभि के पिता ने फिर भी सुरभि को पढ़ाने के लिए लोन ले रखा था। सुरभि की माँ घरों में काम करके जो पैसे लाती, वो उससे अपने घर को चलाया करती और घर में ही रहकर सुरभि थोड़ी बहुत सिलाई का काम किया करती और उससे उनका जीवन यापन हो रहा था। माँ, आप आ गई? आज तो बहुत देर से आई हैं आप। हाँ बेटा, आज मालिक के यहाँ पार्टी हुई थी तो उसी का काम ज्यादा था। माँ, आप ऐसे कब तक काम करती रहेंगी? काम तो करना पड़ेगा ना, लोन भी तो चुकाना है, वरना तेरे पिताजी की आत्मा को परेशानी होगी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसे लोगों के घरों पर जाकर काम करती हैं। माँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे मेरी बच्ची, तो मायूस मत हो, जब तेरी शादी हो जाएगी ना, फिर मैं कोई काम नहीं करूँगी, वृद्ध आश्रम में जाकर रहने लगूंगी। माँ, आप वहाँ जाकर क्यों रहेंगी? बेटा, तेरी शादी के बाद तो मेरा कोई नहीं रहेगा ना, मुझे वहीं जाकर रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, क्योंकि मैं शादी ही नहीं करूंगी। बेटा, शादी तो करनी पड़ेगी, हर लड़की को करनी पड़ती है। अच्छा माँ, ये सब छोड़ो, खाना खाते हैं। हाँ बेटा, खाना खा लेते हैं। वो दोनों बातें करते करते खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और रेखा घरों में जाकर काम करती है। सुरभि घर में रहकर सिलाई करती है। फिर एक दिन सुरभि अपनी माँ से कुछ सिलाई का सामान बाजार से मंगवाती है। माँ, मुझे सिलाई का कुछ सामान मंगाना है, आप शाम को आते हुए बाजार से ले आना। हाँ बेटा, बता दे क्या लाना है, मैं ले आऊंगी। बाजार
बाजार में बहुत चहल पहल हो रही थी क्योंकि त्योहार के दिन चल रहे थे और करवा चौथ का पर्व आने वाला होता है। वहाँ ये सब देखकर रेखा थोड़ी सी मायूस हो जाती है और सोचने लगती है, आज अगर सुरभि के पापा हमारे साथ होते तो मैं भी उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखती। रेखा सोच ही रही होती है और उसकी आंखें नम हो जाती है और वो सामान लेकर घर चली जाती है। सुरभि बेटा कहाँ है? ले मैं तेरा सामान ले आई। माँ आप सामान ले आई हो? माँ आपकी आंखें लाल क्यों लग रही हैं? आप रो रही थी क्या? नहीं बेटा मैं रो नहीं रही थी, बस बाजार की चहल पहल देखकर तेरे पापा की याद आ गई। ऐसा क्यों माँ? शादी के बाद तेरे पापा के लिए एक ही तो करवा चौथ, जब आज बाजार गई तो उनकी याद आ गई। तो क्या हुआ माँ? करवा चौथ का व्रत अब आप मेरे लिए रख सकती हो। रेखा हंसते हुए बोलती है, बेटा तू इतनी बड़ी हो गई पर समझ नहीं है, करवा चौथ का व्रत सिर्फ पति के लिए रखा जाता है। करवा चौथ होता क्या है माँ? पति और पत्नी के बीच के प्रेम को दर्शाने वाला और पूरी श्रद्धा से उपवास रखने के व्रत को करवा चौथ कहा जाता है। और सुहागन होती है ना, वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती है। अच्छा ये होता है करवा चौथ? हाँ बेटा यही होता है जो अब मैं नहीं रख सकती। कोई बात नहीं माँ, अब परेशान मत हो। बेटा अब मैं परेशान नहीं हूँ, बस तेरे पापा की याद आ रही थी। जब मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था ना, तो तेरे पापा ने भी मेरे लिए व्रत रखा था। माँ आप तो कह रही थी कि सुहागनी औरतें ये व्रत रखती हैं, तो पापा ने क्यों रखा? बेटा जो पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं वो भी उनके लिए ये व्रत रख सकते हैं। जैसे जब तेरी शादी हो जाएगी तो तेरा पति भी शायद तेरे लिए ये व्रत जरूर रखेगा। माँ आपसे कहा ना मैं शादी नहीं करूँगी, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ। ऐसा बोलते हुए सुरभि वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीता है। फिर एक दिन सुरभि कहीं जा रही होती है कि तभी वो विशाल की गाड़ी से टकरा जाती है। अरे तुम अंधे हो क्या? दिखता नहीं है? तुम खुद तो देखो कहाँ चल रही थी, बीच रास्ते में। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें मेरे नाम से क्या लेना? बता भी दो। मेरा नाम सुरभि है। सुरभि वहाँ से नाम बताकर चली जाती है। विशाल सुरभि को देखते ही पसंद कर लेता है और थोड़े ही दिनों में विशाल सुरभि के घर रिश्ता भेजता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी बहुत ज्यादा धूमधाम से होती है क्योंकि विशाल सुरभि को बहुत ज्यादा पसंद भी करता था। विशाल की माँ सुनंदा को सुरभि पसंद नहीं होती। सुनंदा आरती की थाल लिए सुरभि का स्वागत करती है। बहू अपने दाहिने पैर से ये कलश गिराकर अंदर आ जा। आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है हमारे घर में। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुनंदा अपनी बहू सुरभि को बात बात में गरीब होने का ताना मारती। अब करवा चौथ आने वाला था और ये सुरभि का पहला करवा चौथ होता है। सुनंदा सुबह से देख रहा हूँ, तुम किस हिसाब में लगी हो? पेन और कॉपी लेकर? अरे मैं लिस्ट बना रही थी। किस चीज की लिस्ट बना रही हो? राशन तो तुम कल ही लेकर आई हो। बहू का पहला करवा चौथ है। अरे तो उसके मायके से जो शगुन का सामान आएगा ना, उसी की लिस्ट बनाई है मैंने। ये क्या कह रही हो सुनंदा? तुम्हें पता है ना बहू के मायके में कोई नहीं है माँ के सिवा। अरे तुम चुप रहो, ये रीति रिवाज हमारे पूर्वजों के बनाए हैं, मुझे इन्हें निभाने दो। सुरभि ओ सुरभि। जी मम्मी जी। अरे सुरभि ये लिस्ट अपनी माँ को अच्छे से समझा देना, ये सभी सामान करवा चौथ में तेरे घर से आएगा। सुनंदा रहने दो, सुरभि की माँ इतना सब कुछ कहाँ से देगी? हम कर लेंगे बेटा, तुम उनसे बस सरगी के लिए कह देना। जी मम्मी जी मैं अपनी माँ से कह दूंगी। ये सुनकर सुरभि रोने लगती है और ऐसा बोलकर सुरभि लिस्ट लेकर वहाँ से चली जाती है। सुरभि अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और सोच रही होती है कि तभी उसके फोन की घंटी बजती है। हेलो हेलो कौन बोल रहा है? मैं सिटी हॉस्पिटल का डॉक्टर बोल रहा हूँ। विशाल आपके पति हैं, इनका एक्सीडेंट हो गया था, ये हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। क्या? ये कब हुआ? आप कहाँ पर हैं विशाल जी? देखिए मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर हाँ आपके पति खतरे में है इस वक्त। ये सुनकर सुरभि रोने लगती है और बाहर जाकर अपने सास ससुर को ये सारी बात बताती है और वो सब अस्पताल जाते हैं जहाँ पर विशाल एडमिट होता है। डॉक्टर साहब अब मेरा बेटा कैसा है? देखिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, आपका बेटा खतरे में है। ये सब सुनकर सुरभि और सुनंदा दोनों ही रोने लगती हैं। सुरभि भगवान से प्रार्थना करने लगती है। दूसरे दिन करवा चौथ का व्रत होता है और भूखी प्यासी सुरभि बिना कुछ खाए करवा चौथ का व्रत रखती है और पूरे दिन भगवान के आगे हाथ जोड़कर अपने पति की ठीक होने की प्रार्थना करती है। हे भगवान मेरे पति को ठीक कर दे, उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है, उन्हें खतरे से बाहर निकाल दे। करवा माँ मेरे पति को ठीक कर दो। बैठे बैठे सुरभि की आंखें लाल हो जाती है और वो सपने में करवा माता को देखती है। माँ तुम आ गई, मुझे पता था अपने भक्त की प्रार्थना को तुम व्यर्थ नहीं जाने दोगी। तुम सुहागनों के दिन मुझे विधवा नहीं बना सकती। हाँ बेटा मैं तुम्हारे पति को ठीक नहीं कर सकती, हाँ पर मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे पति
ठीक जल्दी हो जाएंगे। एकदम सुरभि नींद से उठती है और सोचती है, मेरा करवा चौथ का व्रत ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे पति की रक्षा के लिए माँ आई है और अब उन्हें कुछ नहीं होगा। तभी जाकर सुरभि डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर साहब अब मेरे पति कैसे हैं? अब आपके पति खतरे से बाहर हैं और वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। ये सुनकर सुरभि बहुत खुश होती है और वो करवा माँ का धन्यवाद करती है। धन्यवाद माँ, तूने मेरी सुन ली और मेरे पति को खतरे से बाहर निकाल दिया। ये सब सुनंदा देखकर बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसे सुरभि पसंद नहीं थी। फिर भी कितना कुछ करने के बाद सुनंदा को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और वो सुरभि से जाकर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे सुरभि बेटा, मैंने तुझे कितना गलत बोला और कितना गलत समझा। मुझे लगा तू पैसों के लिए मेरे बेटे को फंसा चुकी है। मम्मी जी आप माफी मत मांगिए, आपकी इज्जत मेरी नजरों में वैसी ही है जैसी पहले थी। नहीं बेटा, मैं तो तुझे कुछ और ही समझती थी। तू तो बहुत अच्छी है, तूने मेरे विशाल के लिए इतना कुछ किया, बिना कुछ खाए पिए व्रत भी रखा। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, ये सब तो मेरा फर्ज था। ये सब बात कर सुनंदा बाजार चली जाती है और सुरभि अभी भगवान के आगे अपने पति की सेहत की प्रार्थना कर रही होती है। बहू, ओ बहू। जी मम्मी जी अभी आई। ये ले बेटा ये साड़ी, मैं बाजार गई थी तो मुझे ये साड़ी तेरे लिए बहुत पसंद आई। तुम शाम को पूजा के वक्त पहन लेना। थैंक यू मम्मी जी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, मैं शाम को यही साड़ी पहनूंगी। सुरभि को अब सुनंदा पसंद भी करने लगती है। फिर शाम हो जाती है। सुरभि सुनंदा की दी हुई साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और सब लोग अपना करवा चौथ का व्रत चांद को देखकर खोलते हैं।